तो प्यारे बच्चों, अपने पास सीयूईटी के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, पता नहीं होता सीयूईटी क्या है, एग्ज़ाम कब होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज अपन उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उन सब का जवाब मिल जाएगा और उसके बाद आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है, अपन देखते हैं सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें अपन वही चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं, ये है बीएचयू, बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सबको पता ही होगा। यहाँ पे हिंदू कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। फिर ये है जेएनयू, जो लैंग्वेज के लिए फेमस है। और ये है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि सोशल वर्क के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अब अपन देखते हैं कि जो बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा क्वेश्चन है कि सीयूईटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, या फिर मैं कहूँ कि आपको अपनी जीवन जीना है, आपको अपनी मंजिलों को पाना है, तो उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है एजुकेशन, शिक्षा। तो सीयूईटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज से 2 साल पहले तक ऐसा होता था कि जो भी इंडिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब अपना अपना अलग अलग पैटर्न था कि बच्चों को एडमिशन कैसे देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट कराती थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ परसेंटेज, जो 12th के मार्क्स होते हैं उसके आधार पे आपको एडमिशन देती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक एग्ज़ाम इंक्लूड किया है, जिस उस एग्ज़ाम का नाम ही है सीयूईटी। और अब ऐसा है कि जितनी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन इस सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू लेंगी। मतलब अब आपको बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं देने और आपके 12th में क्या मार्क्स हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया अब। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, सीयूईटी एग्ज़ाम। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हो तो आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते तो आपको फिर वहीं धक्के खाने होंगे, जो आपकी प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ मजाक होता है। तो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या ज़रूरी है, ये सीयूईटी का एग्ज़ाम। तो सीयूईटी क्या है, मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी। अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती है, किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़, वो आपको वीडियो में आगे आगे समझ में आएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि सीयूईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को पास करोगे आप तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में, जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले पाओगे, और इसको पास नहीं करोगे तो नहीं ले पाओगे। अब दूसरी बात, सीयूईटी में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इंडिया में जितने भी कोर्स चलते हैं, आप एक एमबीबीएस को छोड़ के कोई भी डिग्री लेना चाहते हो, चाहे वो बीटेक की हो, चाहे वो बीए की हो, चाहे वो ऑनर्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे बीकॉम की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे लॉ की हो, जो भी, चाहे नर्सिंग की हो, जो भी डिग्री आपको लेनी है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो सीयूईटी के अंडर में सब कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक एमबीबीएस को छोड़ के। तो सीयूईटी क्या है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी अभी तक। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सर कि सीयूईटी का एग्जाम हम दे सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है। तो जो 12th क्लास में आपकी सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए आपको, 50। ऐसा नहीं है कि आपको 80% चाहिए, आपको 90% चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 50% चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC EWS के बच्चों को 5% की छूट है, इनको चाहिए 45%। दूसरी बात यह है कि सर हमने 12th पास किए हुए 1 साल हो गया, हमारा गैप हो गया, हमें 12th पास किए 2 साल हो गया, हमारा गैप हो गया, क्या हम सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका 2 साल का गैप है या 1 साल का गैप है या 3 साल का गैप, आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर।
क्या चाहिए आपको? सिर्फ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लिमिट क्या होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीयूईटी के एग्जाम में एज लिमिट कुछ नहीं है। आपकी एज से सीयूईटी एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो भी एज हो आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फॉर्म कब आते हैं? तो बेटा बात ऐसी है कि अभी तक फॉर्म आए नहीं है, और जब फॉर्म आ जाएंगे तभी अपने को एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फेब्रुअरी में क्या है कि इसके फॉर्म आएंगे, और मार्च तक इसकी फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी। जब भी इसके फॉर्म आएंगे तो आपको फॉर्म भरने की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इसका फॉर्म भरने में थोड़ी बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती है। जो ई मित्र वाले हैं वो सही से फॉर्म भर नहीं पाते। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों के ऑल इंडिया में देखें तो लगभग 10% बच्चों के फॉर्म कैंसिल हो गए थे। तो जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको एक वीडियो बना के समझाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप हमसे संपर्क करोगे और हम आपका फॉर्म फिल करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, फरवरी में फॉर्म आएंगे और मार्च तक फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्म कब आएंगे वो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब भी आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ने का। एग्ज़ाम कब होता है? तो अभी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 15 मई से लेके 31 मई तक सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। फॉर्म फरवरी में स्टार्ट होंगे, जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट एनटीए पहले ही डिसाइड कर देता है, और एग्ज़ाम डेट है 15 मई से लेके 31 मई तक, सब ध्यान रखना। फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या, उसमें जो पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी, तो आपको जाना है कंप्यूटर में लॉगिन करना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको सही करना है, गलत करना है। फिर जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो उसका -1 होगा, यानी कि 1/5 माइनस मार्किंग है। इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 लैंग्वेज का होगा, पेपर 2 डोमेन सब्जेक्ट का होगा, और पेपर 3 जनरल टेस्ट यानी कि जीटी का होगा। अब ये सब एग्जाम क्या है वो आपको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। अपन सबसे पहले बात करते हैं जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसकी। तो लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज है, लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देती हैं लैंग्वेज के एग्ज़ाम में। तो अपन ये मान सकते हैं कि जो पेपर 1 है लैंग्वेज का वो इंग्लिश का पेपर होगा। उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। मतलब ये है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उन 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने? 40। अगर आप 50 करोगे तो भी 40 क्वेश्चन की ही मार्किंग होगी, और जो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन होंगे तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने को स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो अपन इनको छोड़ सकते हैं। बाकी एग्जाम में बैठने के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। अभी जो अपना मकसद है वो ये है, इसमें आपको 45 मिनट दी जाएगी। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने। मार्क्स मैंने बताया जो अगर आप सही करोगे तो 5 और गलत करोगे तो -1, और टोटल कितने का हो गया? 40 × 5 200 नंबर का पेपर 1 हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे साइंस के बच्चे हैं तो कुछ पीसीएम में होंगे, और किसी के पास मैथ नहीं होगी तो उसके पास बायो होगी। आर्ट्स वालों बच्चों के पास किसी के पास हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस में अकाउंटेंसी होगी। इस टाइप से जो आपके सब्जेक्ट है 12th के उसको अपन बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो पेपर 2 होगा उसमें होंगे डोमेन सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, वही उसमें से आपको 40 करने हैं, आपको 60 मिनट मिलेंगी इसमें। लेकिन एक चीज़ ये है कि कुछ सब्जेक्ट उसमें 60 मिनट मिलेंगी और कुछ सब्जेक्ट में आपको 50 मिनट ही मिलेंगी। तो वो चीज़ है वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अभी आप ये देख लीजिए कि जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे
इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने, 60 मिनट मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन का 5 मार्क सही का और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग, और 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा। तो जैसे आपने 3 पीसीएम ले लिए तो फिजिक्स 200 का, केमिस्ट्री 200 का और मैथ 200 का। तो इस तरीके से आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया जैसे 600 नंबर का। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा डोमेन ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं उसको आप एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे। तो अपने को जो ध्यान देना है वो एकदम प्रैक्टिकल होकर ध्यान देना है। तो जैसे डोमेन का मतलब हो गया जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो 600 नंबर हो गए, 200-200 प्रत्येक सब्जेक्ट के। फिर अपन बात करते हैं जीटी यानी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में अपन देखते हैं इंग्लिश और डोमेन में 50 क्वेश्चन आ रहे थे, अपने को 40 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अपने को 50 अटेम्प्ट करने। इसके लिए अपने को 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा, और मार्क्स वही है 5 सही के लिए और -1 गलत के लिए, और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 250। इस तरीके से अपन देख सकते हैं 600 + 200 800 और 250 1050 नंबर का अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इतने का एग्जाम होगा। इसमें अपन बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में ही साथ में आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। तो तीनों के पार्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से। इसका जो सिलेबस है वो आपको जीटी के कोर्स में आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अभी सिलेबस क्या है, तो देखो हर एक चीज़ का अलग अलग सिलेबस है। इंग्लिश वाली मैडम ने आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताया होगा, जीटी वाले सर ने आपको जीटी के सिलेबस के बारे में बताया होगा। तो वो आप जहाँ पे कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। बाकी जो एग्ज़ाम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में जो इंग्लिश का पार्ट्स होता है जैसे मॉडल, टेंस वही आते हैं, और जैसे रीजनिंग में नंबर सीरीज वगैरह ये सब आते हैं। और जीके की बात करें तो कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सी नदी कौन से राज्य से बहती है, या फिर कौन सी ट्रीटी कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। आगे देखते हैं अपन। ये सारी चीज़ें जब अपन ने देख ली कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी का मतलब है कि आप अपना भविष्य संवार सकते हैं, आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर जब मेरे पड़ोस में ही प्राइवेट कॉलेज है और वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये में मेरी डिग्री हो रही है, तो मैं क्यों आउट ऑफ मेरे गांव से बाहर जाके क्यों मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, तो उसके मेरे को क्या फ़ायदे हैं, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसको आप अपने आसपास की कॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन कैसे लाइफ को चेंज कर सकती है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले होता है लेवल ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें दिन रात का अंतर है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि दिन रात से भी बड़ा कोई अंतर है तो वो अंतर है। क्योंकि आपके आसपास जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आप देखोगे कि ना तो कोई टाइम टेबल है, अगर टीचर्स को देखोगे तो ना तो उन टीचर्स का नेट क्वालिफाई है, ना उन टीचर्स ने पीएचडी की है, समझ गए, नॉर्मल। लेकिन अपन लेवल ऑफ इसकी बात करें एजुकेशन की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इंडिया के टॉप प्रोफेसर्स होते हैं। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपने अगर कभी गौर से देखा होगा जो आपकी एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं उनको लिखने वाले भी यही प्रोफेसर्स हैं। आपने बहुत सारे प्रोफेसर्स का नाम सुना होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो बीएचयू में पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कोई, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बीएचयू है उसका कोई प्रोफेसर इंडिया की ज्योग्राफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, फिर इनको ये पूरे वर्ल्ड में सेमिनार अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आपकी आसपास की कॉलेज और इनकी जो कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी में इतना अंतर है
कि जिसको मापना संभव नहीं है। दूसरा बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आप पढ़े अपने शहर से, अपने गांव से, तो बच्चे थे आपके साथ, वही बच्चे आपको आके वहीं कॉलेज में मिल जाएंगे। क्योंकि दो ही तरीके होते हैं एडमिशन लेने के, या तो आप डोनेशन दे के एडमिशन लोगे, तो डोनेशन दे के एडमिशन लोगे तो डोनेशन दे के तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, बच्चा इंटेलिजेंट है यानी उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, और आप डोनेशन दोगे तो भी वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। वहाँ पे एडमिशन के लिए क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? मेहनत। तो वहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो सब आपकी तरह मेहनती होंगे, सभी आपकी तरह इंटेलिजेंट होंगे। तो उन बच्चों की सोबत में आप रहोगे तो क्या है कि आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। तो जैसे प्रोफेसर्स पढ़ाने वाले ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके साथ जो आपकी बेंच पे बैठेंगे, जो आपके सहपाठी होंगे, वो कितने टैलेंटेड है, इसका फ़र्क भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे ऑल इंडिया से आएंगे, टॉप स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ रह के आपको दो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। उन सेमिनार्स में जैसे ऑक्सफोर्ड से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, हार्वर्ड से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, येल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे हैं, वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। तो उन चर्चाओं से क्या होता है कि आप उनमें भाग लेते हो, आप एक एज ए श्रोता उनको सुनते हो, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, आपको नई नई फील्ड एक्सप्लोर करने में सहायता मिलती है, आपको नए नए ज्ञान का आइडिया लगता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? इंडिया टूर होता है, एजुकेशनल टूर होते हैं। एजुकेशन के लिए आपको इंडिया की अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है ताकि आप चीज़ों को सीख सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। तो जैसे क्या होता है कि आप जैसे स्कूल में गए, जैसे कोई सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप क्या सीख पाओगे, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे क्या सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपको साक्षात प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद आप जो पढ़ाई करोगे तो वो वर्ल्ड क्लास पढ़ाई होगी जो आपको आपके सपनों तक मिला सकती है। उसके बाद में जैसे कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं आउट ऑफ इंडिया पढ़ूँ, तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको स्कॉलरशिप देती है बाहर विदेश में पढ़ने के लिए। तो समझ गए, तो एजुकेशन का लेवल आप समझ गए कितना अंतर है आपकी प्राइवेट कॉलेज में और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में। तो आपको समझ में आया सीयूईटी का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन अपन ने देख लिया, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन देख लिया। इन्वायरमेंट, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे माहौल है कम्पिटिटिव, जहाँ पे बच्चे हैं पढ़ने वाले, अगर उस माहौल में आप रह रहे हो तो आपका मन होगा कुछ सीखने का। अगर आप कम मेहनत भी करते हैं तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है, आपके आसपास का माहौल ऐसा है जो माहौल आपको सिखाता है, जो आपको माहौल नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस कराता है, तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अपन देखते हैं फीस। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक ही तरीका है कि आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम पास करना होगा। तो फीस वगैरह आपको डोनेशन देना नहीं है। फीस जब सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट उनके लिए पैसे दे रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ की बजट दे रही है, तो आपसे जो फीस है वो नाम मात्र की फ़ीस ली जाती है। जैसे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बता देता हूँ। BHU लगभग 2,500 फीस है। 2,500 में फीस में आपका एकेडमिक आ रहा है, आपका हॉस्टल आ रहा है, आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आ रही हैं, उसके अलावा आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा है, आपको लाइब्रेरी मिल रही है, डिजिटल लाइब्रेरी मिल रही है। तो 25,000 रुपये में इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। इसी तरह JNU की फ़ीस है लगभग 500 रुपये। तो फीस का कोई इश्यू नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों को बनाने का मकसद ही यही है कि जो आम लोग हैं, जो आम परिवारों के बच्चे हैं, जो आम शहरों के बच्चे हैं, जो आम गाँव के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ के और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके और फीस उनके आड़े ना आए। उसके बाद में अपन देखते हैं स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएं होती हैं। हेल्थ के लिए आपको हेल्थ का अगर जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार
बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ रहती है, बच्चों को पूरा ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, ताकि ऑन द स्पॉट बच्चे को इलाज मिल जाए। उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रामा कंपटीशन होते हैं और म्यूज़िक कंपटीशंस होते हैं, पेंटिंग कंपटीशंस होते हैं। इस प्रकार की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे आयोजित होती हैं, जिसमें इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि उसके अंदर एक कैंपस होता है। उस कैंपस के अंदर ही आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, उस कैंपस के अंदर ही आपको हेल्थ सेंटर मिलेंगे, उस कैंपस के अंदर ही आपको ऑडिटोरियम मिलेंगे, उस कैंपस के अंदर ही आपकी क्लासें होंगी, उस कैंपस के अंदर ही आपको रहना है, उस कैंपस के अंदर ही आपका जीवन है और उस कैंपस के अंदर रहोगे आप। कैंपस का मतलब ये नहीं है कि कोई 10 बीघा की ज़मीन है। कैंपस की बात करूँ तो मैं, जैसे BHU का कैंपस है, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, 3900 एकड़ में फैला है। JNU का कैंपस है, 900 एकड़ में फैला है और 100 एकड़ में तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस फैले हैं। तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं। उसके बाद आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपको प्लेसमेंट का चांस मिलता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ का बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप रहता है, आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके अलावा जैसे आप सोशल वर्क से स्टडी कर रहे हैं तो उनका अलग अलग स्टेट के साथ टाई अप रहता है, तो वहाँ से आपको स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको प्लेसमेंट मिल सकते हैं। तो एज ए कैरियर आपके लिए अच्छा है इन यूनिवर्सिटी से पढ़ना। प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे आप बीटेक कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से, BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ से बीटेक करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप लैंग्वेज स्टडी करते हो, जैसे EFLU से पढ़ते हो या फिर JNU से पढ़ते हो, तो आपको लैंग्वेज जैसे आपने जर्मन, फ्रेंच या फिर कोरियन, तो उनमें भी आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, जैसे सैमसंग में, मर्सिडीज़ में, BMW में, अमेजोन में, इनमें। इसके बाद आप मैनेजमेंट करते हो, उसमें भी आपको प्लेसमेंट मिलता है। सोशल वर्क्स में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जैसे UNDP के साथ मिलके कार्य कर सकते हो, NGO के साथ मिलके कार्य कर सकते हो, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ मिलके कार्य कर सकते हो। फिर मास कम्युनिकेशन में आपको मीडिया में जाने का अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। BCom करके आप, बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो यहाँ से अपने एम्प्लॉय हायर करती हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लेसमेंट लेने हैं तो जैसे ज्योग्राफी के लिए अलग से प्लेसमेंट सेल लगती है, उसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उनकी फील्ड की कंपनीज प्लेसमेंट देती हैं। तो आपको एक जॉब के लिए सिक्योरिटी रहती है, आपको ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते। ठीक है। फीस, हॉस्टल फीस कितनी है तो वो मैंने आपको बताई था। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की आपको हॉस्टल फीस या फीस जाननी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया था, फीस आप ये मान लीजिए कि फीस कुछ नहीं लगती। जो फीस आप प्राइवेट कॉलेज में दोगे उसका 10% भी नहीं लगती, और जितनी लगती है उसके बदले में आपको सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फीस का कोई इश्यू नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को मनाने का पर्पज़ यही है कि उसमें हर बच्चा, देश का अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका बच्चा भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इस टाइप से इन यूनिवर्सिटीज़ को मनाया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना है। जुनून मतलब क्या? जुनून मतलब ये है कि मेरे को देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और उस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ के मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, मुझको रिसर्च करना है या फिर मेरे को प्लेसमेंट लेना है, जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको अंदर एक जुनून होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। आपको ऐप पे कॉमर्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स की तैयारी के लिए अपन ने बनाया है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आर्ट्स का कोर्स बनाया है, साइंस वालों के लिए साइंस का कोर्स बनाया है। आपको सिर्फ उनको देखना है वीडियोज़ को, क्योंकि जिन टीचर्स ने आपको यहाँ पे पढ़ाया है वो सभी टीचर्स इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो सभी बच्चे थे जिस समय आपकी तरह उनके सपने थे आगे बढ़ने के, और उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया, उनको सही गाइडेंस मिली। तो आज हमारा टारगेट ये है कि जैसे हमें किसी ने आगे बढ़ाया वैसे ही हम भी
जो आम से बच्चे उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत करें। तो आपको तैयारी इतनी करनी है कि आपको ऐप ज्वाइन करना है और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जो आपको पढ़ाया जाता है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद भी समझ नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर किए जाएंगे। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, आपको पेपर दिए जाएंगे, आप उन पेपर को हल करोगे। तो अभी अपने पास 3 से 4 महीने का टाइम है, तो इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। जो बच्चा मन लगा के पढ़ाई करेगा, जो बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा, जो बच्चा जुनून के साथ पढ़ाई करेगा, उस बच्चे को उसकी मनचाही यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलाया जाएगा। और वो दिलाने वाले हम नहीं हैं, वो दिलाने वाले आप ही हो, क्योंकि हमारा काम है आपको सिर्फ मार्गदर्शन देना, आपका पथ प्रदर्शक बनना, और मेहनत जो करनी है वो आपको करनी है। और तैयारी के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा आप 10 घंटे पढ़ो, आप डेली 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी टाइम पढ़ो मन लगा के पढ़ो। और एक चीज़ ये मान लो कि जो CUET है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके अलावा अगर उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी CUET के बारे में आपकी क्वेरीज थी उन सब का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।